वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 5 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल फिशिंग कैट के बारे में है। अभी हाल ही में फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ने एक वर्ल्ड वाइड मंथ लॉन्ग कैंपेन स्टार्ट किया है। इस कैंपेनिंग का उद्देश्य ये है कि लोगों को फिशिंग कैट के बारे में अवेयर किया जाए, दुनिया भर में सपोर्ट गैदर किया जाए ताकि हम फिशिंग कैट को और बेहतर तरीके से कंजर्व कर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं फिशिंग कैट के बारे में। फिशिंग कैट जो हम अपने घरों में बिल्लियां देखते हैं उस साइज से दोगुने साइज की होती हैं। फिशिंग कैट नॉकटर्नल होती हैं, यानी कि ये रातों में अपना शिकार करती हैं या फिर घूमती टहलती हैं। मछलियों के अलावा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये मछलियों का शिकार करती होंगी, ऑब्वियसली करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेढक, क्रस्टेसिन्स, ये जो आप इमेज में जीव देख रहे हैं ये इसका नाम है, स्नेक्स, बर्ड्स और जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको जो भी स्कैवेंजर्स खाते हैं उनके ऊपर भी ये हमला करके शिकार कर लिया करती हैं। देखिए, ये पूरे साल ब्रीडिंग करती हैं। ज़्यादातर समय ये डेंस वेजिटेशन में बिताना पसंद करती हैं। वाटर बॉडीज़ के आसपास बहुत अच्छी स्विमर होती हैं, तभी तो मछलियों का शिकार कर पाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे। कंबोडिया में फिशिंग कैट की इमेजेस हमें जो बहुत एंसेंट स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ की दीवारों पर भी इनग्रेव्ड मिलते हैं और वहाँ पर इसे क्लाट्रे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टाइगर फिश। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में ये हिमालयन फुटहिल्स के आसपास के रीजन में मिलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे का जो इलाका है, जो वैली वाला रीजन है वहाँ पर, और वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में कई सारी जगहों पर ये पैची डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिख जाएंगे आपको। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरबन के एरिया में, उड़ीसा के चिल्का लगून और आसपास के रीजन में भी ये हमें देखने को मिलते हैं। कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव्स जो आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पर भी फिशिंग कैट देखने को मिलते हैं। स्टेटस की बात करते हैं कंजर्वेशन के फॉर्म में, तो IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। इससे स्पष्ट है कि इन्हें काफ़ी अच्छा खासा प्रोटेक्शन दिया गया है। थ्रेट्स की बात करें तो वेटलैंड के आसपास ये रहना पसंद करते हैं और वेटलैंड धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं एक्वाकल्चर की वजह से। वहाँ पर जो वेरियस कमर्शियल प्रैक्टिस ऑप्ट की जा रही हैं उसकी वजह से, और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सैंड माइनिंग की वजह से जो रिवर बैंक हैं वो खत्म हो रहे हैं। एग्रीकल्चर इंटेंसिफाई हो रहा है, तो जो एक नदियों और एग्रीकल्चर लैंड के बीच का गैप होता था वो कम होता जा रहा है। तो इनका भी तो वो एरिया घट ही रहा है। समटाइम्स इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ह्यूमंस के साथ और रिटेलिटरी किलिंग में इन्हें मार दिया जाता है। अब हम फिशिंग कैट के कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। 2012 में वेस्ट बंगाल ने इसे ऑफिशियली स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया ताकि बेहतर तरीके से इसे कंजर्व किया जा सके। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ये टीम है कंजर्वेशनिस्ट, रिसर्चर्स और कुछ ऐसे लोगों की जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फिशिंग कैट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये कोशिश करते हैं कि फिशिंग कैट और ये जिन भी जीवों के साथ अपना हैबिटेट शेयर करता है उन्हें कंजर्व किया जा सके, क्योंकि कोई भी जीव आइसोलेशन में नहीं जीता। वो जिन पे डिपेंडेंट है, अगर वो जीव खत्म हो जाएंगे तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ने एक बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी स्टार्ट की थी फिशिंग कैट को लेकर। ऐसे एरियाज में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, जहाँ पर ह्यूमंस डोमिनेट करते हैं, बिकॉज वहीं पर इन्हें ज़्यादा खतरा भी होता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने फिशिंग कैट के बारे में डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल AI एक्शन अलायंस यानी कि गैया के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में ग्लोबल AI एक्शन अलायंस गैया को लॉन्च किया। अच्छा देखिए, आपको एक बात याद होगी, कोविड-19 की वैक्सीन जब बनी नहीं थी उसके पहले ही दुनिया में कई सारे अलायंस बन गए थे। किस उद्देश्य से? कि जब कोविड-19 की वैक्सीन आएगी तो उसका फेयर और ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर व्यक्ति को हर देश में वो वैक्सीन आसानी से मिले। जबकि वैक्सीन आई नहीं थी उसके पहले ये प्रयास शुरू हो गए ताकि जब वो आ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। बिल्कुल वैसे ही हमें पता है कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमिनेंस होगा। अभी हम उस फेज में पूरी तरीके से गए नहीं हैं, लेकिन ये तय है कि हम उस फेज में जाएंगे। जब हम उस फेज में एंटर करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमें शंकाएं हैं, कंसर्न्स हैं, थ्रेट्स हैं, वो फेस ना करने पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि आज से ही हम उसकी तैयारी करें। ज़रूरी है कि दुनिया भर के जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें।
बिल्कुल इसी उद्देश्य से इस ग्लोबल एआई एक्शन अलायंस को तैयार किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एक मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर कोशिश की जाएगी कि हम ऐसे एआई टूल्स को डेवलप करें जो इंक्लूसिव हों, ट्रांसपेरेंट हों और ट्रस्टेड हों, ताकि उनका नुकसान ना हो। 100 से ज़्यादा लीडिंग कंपनीज, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमियाज, ये सभी इसके मेंबर हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल आने वाले भविष्य में सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए हो और इसके खतरे कम से कम हो। एक स्टीयरिंग कमेटी होगी जो इस अलायंस को गाइड करेगी कि इसे करना क्या है। इसमें टॉप ग्लोबल लीडर्स होंगे, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया के और सिविल सोसाइटी के भी। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस अलायंस का? इसमें जो मेंबर्स होंगे वो रियल टाइम लर्निंग में इंगेज होंगे कि एक्चुअल डेवलपमेंट क्या हो रहा है एआई के फील्ड में। हम इथिकल एआई के अप्रोच पर फोकस करेंगे कि एआई का इस्तेमाल इथिकल पर्पसेस से किया जाए, मिसयूज ना हो। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्ट करेंगे ताकि एआई का सही इस्तेमाल हो सके और एक कलेक्टिव एक्शन लेने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास उसके लिए पहले से ही अलायंसेस बने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल ग्लोबल एआई एक्शन अलायंस यानी कि गैया के बारे में था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रबुद्ध भारत जर्नल के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 125th एनिवर्सरी प्रबुद्ध भारत जर्नल की सेलिब्रेट की जा रही थी, तो वहाँ पर एक मीटिंग को एड्रेस किया। यहाँ पर जो इवेंट है इसे अद्वैत आश्रम जो उत्तराखंड का है उसने ऑर्गेनाइज किया था। बात करते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल वगैरह पे यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछा करती है। ये एक इंग्लिश मंथली जर्नल था। ये रामकृष्ण ऑर्डर से संबंधित एक इंग्लिश मंथली जर्नल था जिसे 1896 में फाउंड किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी ने इसका नाम प्रबुद्ध भारत रखा था, जिसका मतलब ये है कि इंडिया की जो स्पिरिट है उसे पोर्ट्रे करने के लिए ये नाम ऑप्ट किया गया था। इस जर्नल का पर्पज़ ये था कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल साइंस की थीम पर आर्टिकल्स लोगों तक पहुंचाए जाएं। सिग्निफिकेंस ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल था, लोगों तक इसकी रीच थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, सर अरबिंदो घोष और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इस मैगजीन में, इस जर्नल में स्पेसिफिकली अपने आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट किए हैं। रामकृष्ण ऑर्डर देखिए एक मोनास्टिक लिनियज था, मतलब जो मठ होता है उसका एक क्रम था जिसे रामकृष्ण जी के द्वारा फाउंड किया गया था। और इस लिनियज में ही दो ऑर्गेनाइजेशंस आए, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता के बेलूर मठ में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने कई सारे स्टेट्स की जो रैंकिंग है इस इंडेक्स में वो जारी कर दी है 2019 के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो इंडेक्स है ये स्टेट्स और यूटीज को रैंक करता है कि उन्होंने अपने स्टेट में या यूटी में बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, क्या क्या एक्शन प्लान ऑप्ट किए हैं। इसे रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। 2015 से ही इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। देखिए अगर किसी स्टेट या यूटी ने अपने यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए अच्छा काम किया है तो उसे अच्छी रैंकिंग दी जाती है। इससे उनका जो काम है वो रिकॉग्नाइज होता है और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है अगर उस स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर है तो, और एक हेल्दी कंपटीशन भी जनरेट होता है। 180 रिफॉर्म पॉइंट्स होते हैं जिसमें कई सारी बातों को इवेल्युएट किया जाता है। बिजनेसेस को एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसी है, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, इन्वायरमेंट और टैक्स पेइंग, इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाता है। रैंकिंग में देखिए जो यूजर्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं उनका फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें कैसा फील हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर। जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इस रैंकिंग को निकालने में ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्ल्ड बैंक ग्लोबल डूइंग बिजनेस रैंकिंग को निकालने में करता है। 5 ऐसे स्टेट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है विद द टॉप: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी लोकसभा को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाई किया जाएगा और उसे प्रमोट किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ स्पेशल होता है। वैसे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइमा फेसिया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल वाराणसी एक जिला है वहाँ का, जहाँ पर वाराणसी साड़ी या बनारसी साड़ी काफ़ी फेमस है। भदोही कारपेट के लिए जाना जाता है। वहीं जो आगरा और कानपुर हैं वो लेदर वर्क के लिए जाने जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ऑप्ट किया जाएगा और उन्हें मार्केट किया जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इससे लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा।
तो शुरू में तो ये स्कीम उत्तर प्रदेश के साथ शुरू हुई थी, बट कुछ समय पहले इसे पूरे इंडिया के लिए इंप्लीमेंट कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हम हर एक जिले से एक प्रोडक्ट को चुनेंगे, उसे प्रोड्यूस करने वाले लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे और उसे मार्केट करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमेजॉन के साथ एक MOU साइन कर लिया था कि आप इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करिए अपने प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे ही हम ऑनलाइन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मार्केट लिंकेज मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल क्रिएट करेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए कि वहाँ पर एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी के साथ वाइड स्प्रेड मार्केट अवेल कर ले। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम को ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार स्टार्ट किया गया है, इसकी शुरुआत जापान से होती है। वहाँ पर विलेजेस को चूज़ किया गया था डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ 1979 में। काफ़ी सक्सेसफुल रहा था ये प्लान। बाद में साउथ ईस्ट एशिया के और भी देशों ने जैसे कि थाईलैंड ने भी इसे ऑप्ट किया था, अभी इंडिया ने भी उसे ही ऑप्ट करके इस प्रकार का इनिशिएटिव तैयार किया है। देखिए ODOP इनिशिएटिव जो है इसे डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के साथ जोड़ दिया गया है। इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जा रहा था डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत। इसका उद्देश्य ये था कि हर एक जिले को हम ऐसे डेवलप करेंगे कि वहां से किसी एक चीज को हम एक्सपोर्ट कर सकें। हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने का प्लान था इसमें, और जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं उसे दूर करने का इनिशिएटिव था। तो अभी ये जो ODOP इनिशिएटिव है इसे हमने डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के साथ जोड़ दिया है, मतलब उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वहां पर किया जाए और उसे एक्सपोर्ट किया जाए इस इनिशिएटिव के तहत। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओरोबांके के बारे में है। अभी हाल ही में इस पर एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। ये एक पैरासाइटिक वीड है, एक परजीवी पौधा है, इस तरीके से दिखता है। सरसों के खेतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। परजीवी इस प्रकार से है, इसकी जो जड़ें हैं वो सरसों के पौधे के जड़ों के साथ जुड़ जाती हैं और उसके सारे पानी को खींच लेती हैं। इससे जो यील्ड लॉस होती है वो 50% तक हो जाती है। एग्रेसिव रूट पैरासाइटिक वीड है ये, जो कि वेजिटेबल्स को, बाकी मस्टर्ड को तो प्रभावित करता ही है। इससे छुटकारा पाने का कोई एब्सोल्यूट कंट्रोल मेजर तो नहीं है, लेकिन मुझे एक तरीका पता है जो मैं आपको बता सकता हूँ। वो आपको कोई बताएगा नहीं, बट आई एम टेलिंग यू। इससे निजात पाने का सिर्फ एक तरीका यह है कि आप इसको उखाड़ के फेंक दीजिए। काफ़ी इनोवेटिव तरीका है ना, बट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एथेनॉल के बारे में है एज एन अल्टरनेट फ्यूल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए। एथेनॉल, जिसे एथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ये एक लिक्विड होता है जिसके कई सारे इस्तेमाल होते हैं। अगर ये 95% तक प्योर है तो इसका इस्तेमाल मादक पेय के रूप में, मतलब तब इसे एक रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है जिसका इस्तेमाल मादक पेय के रूप में किया जा सकता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में। अगर इसकी प्योरिटी 99% तक है तब इसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सुगर केन, मेज और व्हीट के जो पौधे हैं उससे तैयार किया जा सकता है, ऐसा कोई भी पौधा जिसमें स्टार्च मिलता हो। इंडिया में जो एथेनॉल है उसे सुगर केन के मोलासिस के साथ तैयार किया जाता है। सुगर केन का रस निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से, फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उन्हें तोड़ दिया जाता है एनारोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में। एथेनॉल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रीन्यूएबल फ्यूल है क्योंकि हम प्लांट का इस्तेमाल करते हैं इसे बनाने में, और प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं सन से, तो रीन्यूएबल हुआ कि नहीं हुआ। चूंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एथेनॉल के वो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, इसीलिए फ्यूल पूरी तरीके से जल जाता है, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है और इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी कम होता है। इसीलिए कंपैरेटिवली इसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है क्योंकि इसमें कोई गमी डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, इस संबंध में गवर्नमेंट के एफर्ट्स की बात करें तो सरकार अलाउ कर चुकी है कि हम शुगर केन और ग्रेन्स के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं एथेनॉल बनाने के लिए। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। उद्देश्य ये था कि हम एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर देंगे, इसके कई सारे फायदे होंगे। पोल्यूशन कम होगा, चूंकि हम पेट्रोल इंपोर्ट ही करते हैं तो हमारा फॉरेक्स बचेगा। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इस पूरे प्रोग्राम के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे दी गई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 लॉन्च किया गया। इस पॉलिसी में भी एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक लेकर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिंगराज टेम्पल के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स भुवनेश्वर में थे वो लिंगराज टेम्पल का सर्वे कर रहे थे, आसपास देख रेख कर रहे थे। सडनली उन्हें कुछ मूर्तियां मिली और कुछ मंदिर के हिस्से मिले जो कि डिमोलिश किए गए थे, टूटे फूटे थे।
अभी हाल ही में 2 एकड़ का जो पूरा एरिया है उसे डिमोलिश किया गया है भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो फिर उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाएं कि इस डिमोलिशन में टेम्पल का कुछ स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। लिंगराज टेम्पल के बारे में बात करते हैं। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 12th सेंचुरी का लिंगराज टेम्पल है। इनफैक्ट इसको बनाने की जो शुरुआत है वो 11th सेंचुरी में राजा जजाति केशरी के द्वारा किया गया था। लिंगराज को स्वयंभू भी कहा जाता है, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग भी कहा जाता है। ये जो टेम्पल है ये कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इसके 4 हिस्से हैं। गर्भगृह, जिसमें पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है या फिर शिवलिंग स्थापित होता है। यज्ञ मंडप, जहां पर प्रेयर होती है। नाट्य मंडप, जहां पर म्यूजिक हॉल होता है, डांस होता है, कुछ परफॉर्मेंस होता है। भोग मंडप, जहां पे प्रसाद वगैरह दिया जाता है। लिंगराज टेम्पल जो है वो शैविज्म और वैष्णविज्म का एक कॉम्बिनेशन है, समन्वय स्थापित करता है। क्योंकि इस टेम्पल की जो सेंट्रल डेटी है लिंगराज, वैसे तो प्राइमरली ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, लेकिन इनकी पूजा भगवान शिव और विष्णु दोनों के ही रूप में की जाती है। बिंदुसागर लिंगराज टेम्पल के पास में एक पॉन्ड है जिसे काफी प्योर माना जाता है और सब सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है लिंगराज टेम्पल के बाद। ऐसा माना जाता है कि जो भी पवित्र नदियां हैं उनकी बूंदों से इसे बनाया गया है। कुछ और मॉन्यूमेंट्स जो उड़ीसा में हैं, कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जगन्नाथ टेम्पल, तारतारिणी टेम्पल और उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। फिशिंग कैट आयुष्मान रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। लिंगराज टेम्पल 11th सेंचुरी में किंग जजाति केशरी के द्वारा बनाया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, इसमें एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट में, उसे मार्केट लिंकेज वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंडिया में जो एथेनॉल है वो मेनली शुगर केन मोलासेस से तैयार किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ट्रू एंड फॉल्स बताइए। बाकी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिंड भी मिलेगा। इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।